तो कैसे हो मेरे चीतों का। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जो है आज मैं टॉप 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 की वीडियो बना रखी है। आप जो है जो मैंने सीटेट सीरीज की जो सीटेट पीवाई की सीरीज की जो हमारी जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे जाके जो है सारे पार्ट्स की वीडियो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा क्या पॉइंट है क्या नहीं है, अगर इसका आंसर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक रहोगे तो आपको सारा कुछ मालूम चल ही जाएगा। अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारा जो वीडियो है ना बाइलिंगुअल होने वाला है। बेसिकली जो है यहाँ पे मैंने इंग्लिश वालों के लिए दे रखा है और यहाँ पे हिंदी वालों के लिए। कंप्लेंट काफी आती है कि आप सिर्फ हिंदी को जो है मतलब ज्यादा प्रमोट कर रहे हो और इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं बेसिकली इस वाली वीडियो में भी यही करूंगा कि मैं हिंदी में ही आपको समझाऊंगा और इंग्लिश में भी कुछ ऐसे टर्म होंगे तो उनको भी पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। मतलब इंग्लिश को पढ़ने के बाद तो समझोगे तो हिंदी में ही ना जो है इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है हिंदी को पढ़ के जो है आप इंग्लिश को भी आप कर रहे हो। ऐसा कुछ मतलब जो है आपको ऐसा मतलब फील ही नहीं होगा। आप हिंदी से इंग्लिश आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में जो रोल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपके सामने पॉइंट है। मैं आपको हिंदी में सारे पॉइंट पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में पढ़ते जाना और समझते जाना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विकास जो है डेवलपमेंट के जो कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं। कुछ आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी पे डिपेंड होते हैं और कुछ जो है पर्यावरण पे। यानी कि बच्चे के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज एक ही फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका जो है जितना पर्यावरण जो है रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक जो है पर्यावरण रिस्पॉन्सिबल और कुछ हद तक जो है क्या है आनुवंशिकता। यानी कि जो वो जो है जन्म से लेके आया है, जीन्स के थ्रू डीएनए के थ्रू जो लेके आया है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है, ट्रू कथन बताना है। क्या फर्स्ट कथन सत्य है? देखते भाई बाकी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन के द्वारा, आपने साइंस में पढ़ा होगा जीन्स के माध्यम से जो है GENES के माध्यम से जो है क्या होता है जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर वगैरह ऐसा कुछ होता है। अगर साइंस के बच्चे हो तो आपको मालूम हो, बेसिक तो पता ही रहता है, 10वीं तक तो साइंस भी इतना कुछ पढ़ाते ही है। एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित है। मतलब जीन्स के द्वारा ही पूरी तरीके से। तो देखो कोई भी चीज अगर किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया है ना, किसी भी पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया है तो वो बिल्कुल जो है कभी भी वो आंसर आपका नहीं होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो है इस वाले पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया, पूरी तरीके से नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। नहीं भाई, अगर बच्चे को कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जो है सुन नहीं पाता जन्म से ही तो आप उसको कितना ही अच्छा खिला लो, क्या वो सुनना चालू कर देगा? तो ये भी गलत है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी केवल आ गया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो विकास के जो कुछ पहलू यानी कि डेवलपमेंट में जो है कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी जो है प्रभावित करता है और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पर्यावरण प्रभावित करता है। तो यही हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आपने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है? पियाजे की थ्योरी जो मैंने आपको कराई है वो आपने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो जो हमारे चैनल पे जो है स्टडी एर क्लास चैनल पे जो है क्या है कि पियाजे की थ्योरी डालोगे ना, पियाजे की थ्योरी बाय स्टडी एर क्लास, हमारी पियाजे की थ्योरी आ जाएगी। या अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से पढ़ सकते हो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जब तक आपको थ्योरी नहीं मालूम होगी तब तक आप इस सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप कर सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को ऐसे करके, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते। कहाँ गया भाई, भाग गया? हाँ, ये नहीं कर सकते हो। तो देख लेते हैं क्या नहीं कहा जा सकता पियाजे की थ्योरी के अनुसार। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल
ये मैंने आपको बताया है और ये पियाजे कहते भी है, पियाजे की थ्योरी भी कहती है। बिल्कुल ये तो है भाई, करेक्ट है। हमें नहीं पूछा है तो मतलब ये आंसर नहीं हुआ पहला। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बिल्कुल ये भी है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, क्या ये है? देखते हैं भाई, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं अभी तक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे जो है अपने पर्यावरण से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये भी कहा गया है। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट खटका है ना हमको, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ सही है भाई, कॉन्टिन्यूसली अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी आ जाएगी, उसमें आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार। तो पियाजे की थ्योरी क्या कहती है इस पॉइंट में? ये पॉइंट वैसे यूनिवर्सल ठीक है, लेकिन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि पियाजे कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से नहीं, पहले बच्चे का जो है क्या होगा? विकास होगा, उसके बाद वो जो है क्या करेगा, यानी कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, यानी डेवलपमेंट से जो है क्या होता है? अधिगम होता है। पहले बच्चे का विकास होगा, उसके बाद वो जो है कोई चीजें सीखेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब आपको यही नहीं मालूम होगा कि पूर्व संज्ञा यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा होता है। सबसे पहले आप ये बताओ, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है कौन से मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में आया है? आपको मालूम ही नहीं होगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है। अगेन पियाजे की थ्योरी में हमें जो है ये पढ़ने को मिलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक विचार। इसमें क्या होता है कि एक सीमा नहीं है, यानी कि ये जो है दूसरी अवस्था है। और इसमें क्या होता है वो भी जान लो थोड़ा बहुत पहले। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था विचार यहाँ पे बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली जो बच्चा होता है ना, वो कितने साल का बच्चा होता है? 2 से 7 वर्ष का जो है बच्चा होता है। और इसमें जो बच्चा ना हर चीज में लैक करता है, यानी कि हर चीज का अभाव रहता है, यानी कि बोले तो उसको जो है वो लॉजिक नहीं लगा पाता है, तर्क नहीं कर पाता है। स्कूल से जाने से पहले की अवस्था है ये। बच्चे में जीववाद होता है। जीववाद का मतलब होता है वो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में जो है मतलब क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो 2-4 पॉइंट बहुत हो गए। तो इसमें पूछा है कि भाई क्या एक सीमा नहीं है? मतलब कि इसमें सारी चीजें सीमा ही है, यानी कि हर चीज का अभाव रहता है बच्चे में। तो किस चीज का अभाव नहीं है इन सभी पॉइंट में से? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, उसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम मान्यता, और अनुत्क्रमणीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। देख रहे हो, हिंदी में आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन इंग्लिश में आराम से पढ़ लोगे। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है, ईगोसेंट्रिज्म है मतलब वो जो कह रहा है वो ठीक है, बाकी दूसरे क्या कह रहे हैं भाड़ में जाए। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चा जो है घर से स्कूल चला जाएगा, स्कूल से घर आने में उसको दिक्कत होगी। तो ये सब तो बच्चे में जो है मतलब लैक करता ही है। तो बच्चे में जो एक सीमा नहीं है ना, तो वो ये है कि बच्चा जो यही एक ऐसी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की एक ऐसी अवस्था है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, जिसमें जो बच्चा क्या करता है, सिंबल्स के माध्यम से सीखता है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। बाकी चीजें लैक करती है कि इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, इगोसेंट्रिज्म की जो है इसमें बच्चे में मतलब अभाव रहता है। ये मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझता ही नहीं है, मतलब रिजिड की तरह अपनी बातों पे रहता है। तो समझ गए? तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। देखते हैं भाई, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि क्या करता है, स्टिमुलस देयर सेंसेस। जो सेंसेस आप जो हमारे 5 या 6 सेंसेस होते हैं, जैसे कि टच करना, टेस्ट करना, देखना, सुनना, सूंघना, स्मेल करना, ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं। उसके बाद यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और फोर्थ है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो ये तो करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट मतलब ये तो सही है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये डैश के अलावा, यानी कि इनमें से मोटा मोटा पूछा गया है कि इनमें से गलत का आंसर कौन सा है। गलत पूछा है तो भाई समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यही गलत है। यानी कि खेल जो बच्चों को हम खिलवा रहे हैं, क्या वो समय बिताने के लिए खिलवा रहे हैं? नहीं ना। बच्चे का हम क्या करते हैं, बच्चे जो है उनसे जो है न खेलों के माध्यम से नए कौशल सीखते हैं, अपनी उनकी इंद्रियों का जो है उसमें जो है विकास होता है, बच्चे के शरीर में निपुणता आती है। तो ये सारे तो करेक्ट हो गए। तो यही एक गलत था, और ये जो गलत है क्योंकि इन्होंने जो है गलत आंसर पूछा है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि कोई ऐसा प्रश्न अगर आप बच्चे से पूछ दो जिसमें जो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा मतलब अब सोचने लगेगा, ऐसे कौन से प्रश्न है? ये ऐसे प्रश्न है, इनमें से कोई एक ऐसा प्रश्न है जो आप बच्चे से पूछोगे तो बहुत गंभीर रूप से सोचने लग जाएगा। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। तो देख लेते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हो? यानी कि बच्चे से आप कोई भी आपने मतलब कोई भी लेसन आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद आप बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछते हो कि क्या आप इसका उत्तर जानते हो? अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो बोलेंगे हाँ भाई जानते हैं। तो इसमें बच्चा क्या है, गंभीर रूप से जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा, ना ही उसको सोचने की जरूरत, तुरंत आपको बता देगा। उसके बाद पूछेगा सही जवाब क्या है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे से आपने पूछा क्या कि इसका सही जवाब बताओ, उसने बता दिया भाई, दो में से जो भी सही जवाब है वो बता दिया आप। तो इसमें भी बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद तीसरे में क्या पूछते हो आप, क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा लेसन पढ़ाया जिसमें जो है मतलब खेल का एक लेसन पढ़ाया, आपने प्ले का एक लेसन पढ़ाया या फैमिली का एक लेसन पढ़ाया, और आपने उसी से रिलेटेड पूछा बच्चे कि क्या आप इस स्थिति के बारे में और सोच सकते हो? तो वो तुरंत बता देगा हाँ भाई, हमारी फैमिली में भी जो है हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त यार के साथ खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ऐसा होता है, तो वो तुरंत बता देगा। लेकिन अगर बच्चे से पूछ लोगे ना विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सवाल वगैरह है, एक तो डिफाइन मतलब आपने बता दिया कि भाई इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चे से पूछ लोगे इसको और दूसरे तरीके से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तब बच्चा जो अपना सर खुजलाने लगेगा, यानी कि बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और गंभीर रूप से जो है सोचने लगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है कि छठा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है, ये आपके सामने पॉइंट है। पॉइंट क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सबसे पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि हमें बच्चे को जो करके सिखाना है, बिल्कुल भाई। परियोजना प्रोजेक्ट मेथड बहुत अच्छा है, यानी कि बच्चा जो है क्या करता है कि जो है मतलब क्षेत्र में जाके जो है वो सारे कार्य करता है, बहुत अच्छी बात, इंटरेक्ट करता है दूसरों से, बहुत अच्छा है। सहयोग से यानी कॉपरेट करके सीख रहा है कि दूसरों के साथ कॉपरेट करके, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर तो यही होगा। बाकी और भी देख लेते क्या पता इससे भी पॉजिटिव, वैसे इससे पॉजिटिव ये तीनों वर्ड से ज़्यादा पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं हो सकता। थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। यहाँ पे रैंकिंग की बात आ गई, रैंकिंग हमें नहीं करना है, और परीक्षण तो बिल्कुल ही नहीं करना, टेस्ट वगैरह नहीं करना है, तो सेकंड गलत हो गया। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूहन बनाना, यानी कि किसी बच्चे को मैथ आती है तो उसको मैथ वाला एक ग्रुप बना दो, उसमें सारे बच्चों को मैथ आती है, और यदि किसी बच्चे को हिंदी आती है तो उसको हिंदी वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है, हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है जिसमें जो किसी बच्चे को इंग्लिश आ रही है, किसी को हिंदी आ रही है, मतलब हमको विषम समता समूहन यानी कि हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस समूह नहीं बनाना है हमें। ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी अच्छे से। छात्रों को लेवल हमें कभी नहीं करना, थर्ड ऑप्शन भी गया। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड ठीक है। क्षमता समूहन, इसमें भी वही हो गया, एबिलिटी, यानी कि जो सेम एबिलिटी के बच्चों को सेम एबिलिटी का ग्रुप बना दो। नहीं भैया, रैंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। देख लेते भाई पॉइंट क्या क्या बोलता है, कौन सा पॉइंट बोलता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंबंध लंबे समय तक जारी रखना। लंबे समय तक जारी रखने का क्या लॉजिक है? गलत। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी? पॉसिबल है इस चीज़ को? जब तक अगर खुद सोचो, अगर स्कूल नहीं होगा तो हम क्रम से कोई भी ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आप घर में क्या बेसिक नॉलेज ही तो प्राप्त कर सकते हो। बाकी जो हम इतने हिस्ट्री, इतिहास, साइंस वाइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो हमें घर में कहाँ पढ़ने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन भी गलत। तीसरा क्या बोलता है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित, यानी कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है इस एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ये जो है जो शिक्षा है ना वो हमारे समाज और प्राकृतिक दुनिया को जो है क्या करता है, हमें दर्शाता है, दिखाता है। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी कि कोलबर्ग के सिद्धांत में किस चीज़ की बात की गई है, किस चीज़ का योगदान दिया गया है, वो
इन पॉइंट से हमें पता चलेगा। तो क्या कहते हैं भाई, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है, यानी कि जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है और मॉरल मैच्योरिटी के बीच में जो क्या है, सहयोग का समर्थन करते हैं। तो हाँ भाई, कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये हमने पढ़ा भी है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते, इससे अगर बेटर पॉइंट मिलता है तो। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की बात नहीं की गई है, टेस्ट की कोई बात नहीं की गई है कोलबर्ग के सिद्धांत में। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। और फोर्थ है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। उनके सिद्धांत में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो नैतिक परिपक्वता है ना, नैतिक परिपक्वता, आप सभी को पता है कि कोलबर्ग के द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया, और उन्होंने जो है बच्चों की मोरालिटी को, जो बच्चे हैं ना, उनके समझ को जो है ना कई चरणों में बांटा, और फिर कई चरणों को भी कई स्तरों में बांटा है। बेसिकली 3 चरणों में, 3 चरणों को 6 स्तरों में बांटा है। प्रत्येक चरण के जो है 2-2 स्तर उन्होंने बताए हैं कि बच्चों की जो समझ है 4 से 10 साल में कितनी समझ होगी, क्या वो करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोलबर्ग के थ्योरी में करा रखी है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, क्या बताता है? जोन ऑफ जेडपीडी क्या बताता है? पहली बात तो जेडपीडी का टर्म हम किसके सिद्धांत में हमें पढ़ने को मिलता है? तो भाई जेडपीडी का जो टर्म है हमें वाइगॉस्की के सिद्धांत में हमें पढ़ने को मिलता है। और देख लेते हैं पॉइंट में हमें क्या संदर्भित करता है ये चीज़ें। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं। जेडपीडी में तो हमने कुछ और ही बात की थी। जेडपीडी में बेसिकली विकास का वह क्षेत्र होता है जिसमें जो बच्चे किसी की सपोर्ट से जो है क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया, किसी क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता था तो वो और थोड़ा सा अच्छा कर दिया। लाइक सीडीपी में आप जो है मतलब 20 नंबर ले आते थे, मेरी सपोर्ट से 7-8 नंबर और बढ़ गए, तो आपका क्या हुआ? जेडपीडी, यानी कि उस विकास के क्षेत्र में आपने अच्छा किया, तो ये होता है। तो इसमें तो ऐसा फर्स्ट पॉइंट में कुछ है ही नहीं। उसके बाद है, उस विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। क्या मैंने बताया अभी कि दूसरों की हेल्प से, यानी कि मैं आपकी हेल्प कर रहा था, आप सीडीपी में 20 नंबर ला रहे थे और मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की, जिसको हम स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं, और जो आपको हेल्प मिली और उसके बाद जो उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सीडीपी के क्षेत्र में जो आप जो 27-28 ला सकते थे, तो मेरी हेल्प से क्या हुआ? आपसे जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र आपको कितना था? 27-28 नंबर था, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी तो आप 20 नंबर तक ला रहे थे। तो यही तो थर्ड पॉइंट में बोला गया है। कहाँ गया भाई? 8th क्वेश्चन पे आ गया। 9th क्वेश्चन में यही तो बोला गया है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करता है, यानी कि कार्य तो आप ही करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आपका पेपर मैं जाके लिख दूंगा। मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आप पेपर तो खुद ही लिख के आओगे। तो इसी को हम संभावित विकास का क्षेत्र बोल सकते। ऐसा नहीं है कि 30 में से 30 ले आओगे। जिस बच्चे की कैपेसिटी 20 नंबर की है वो 30 में से 30 नहीं ला सकता। ऐसी नहीं है कि नहीं ला सकता, ला सकता है, लेकिन एक बताने की बात मैं कह रहा हूँ आपको। और 4th पॉइंट में क्या बोलता है कि वैसे इसका 3rd पॉइंट है, उस सीखने के बिंदु को जब हम सहयोग वापस, नहीं ये तो बकवास पॉइंट है। 10वां क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? स्त्री उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें जो है एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी, वह पर्सनैलिटी होती है जिसमें जो है मर्दाना और स्त्री के दोनों के गुण होते हैं, उसको हम उभयलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी बेसिकली हमारे जो है जानवर वगैरह भी होते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है उभयलिंगी व्यक्तित्व। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। मैंने क्या बताया? दोनों गुण होते हैं, में आमतौर पे माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो इसका यही आंसर करेक्ट है, यानी कि दूसरा आंसर करेक्ट है, जिसमें दोनों गुण होते हैं। अहंकारी की इसमें कोई बात ही नहीं है। सामाजिक प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं ग्रहण करने का मतलब है जहाँ पे उसको जो है पता चलता है कि मतलब ये मतलब बच्चे, जो लड़की है वो घर में खाना बनाएंगी, जो लड़का है घर से बाहर काम करेगा। तो ये सारी चीजें उसको ज्यादातर कहाँ पे सुनने को मिलती है? तो इन चारों पॉइंट में से आप मुझे बताओ। मीडिया में आपको भर भर के सुनने को मिलता है गोपी बहू, गोपी बहू, गोपी बहू घर में काम कर रही है, उसका घर वाला बाहर काम कर रहा है, तो ये वहाँ से भी आपको अच्छा खासा सुनने को मिलता है। समाजीकरण, आपके समाज में ये सारी धारणाएं चीज, समाज तो बहुत मतलब इसका प्राइम फैक्ट मतलब प्राइम सोर्स है,
वहीं से तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध जो है उत्पन्न होती है। आपकी संस्कृति, कल्चरल, यानी कि जो लड़कियों के लिए जो है मतलब पति का व्रत करेंगे लड़कियां, और ऐसा कुछ दिस दैट करके कुछ होता है लेकिन ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वही ट्यूटरिंग में आपको जो है ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो है थर्ड, तीनों जो है ये सोर्स है और ये फोर्थ वाला सोर्स नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आलोचनाओं में से एक यह है कि यानी कि इनकी जो आलोचनाएं बेसिकली बताई गई है ना मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, इनमें से कोई एक क्या है वो? ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि ये कल्चरल बायस्ड है। बोले तो ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के ही सैंपल लेके जो है वहीं के बच्चों पे जो है इन्होंने परीक्षण किया, ईस्टर्न कल्चर को ध्यान नहीं दिया, ये कहने का मतलब है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, वही कल्चरल बायस है। और भी देख लेते हैं, और भी है क्या? वैसे अगर नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर इसका जो है करेक्ट होगा। भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं, भाषा को बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? हम ग्रुप परीक्षण कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका फर्स्ट वाला ही जो है आलोचना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो मैंने आपको कराई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि जो है तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा अगर होता तो भाई हर कोई आईएएस नहीं बन जाता, आईएएस आईपीएस नहीं बन जाता। बुद्धि कई प्रकार की होती, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आपको फर्स्ट ही लाइन में जो है इस थ्योरी जब पढ़ोगे ना, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में बताया कि जो बुद्धि जो है ना कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि एनसीईआरटी के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, जैसे संगीत में बुद्धि, उसके बाद प्रकृति बुद्धि, उसके बाद जो है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसकी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तो कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है। इसको जो है क्या करते हैं, अपनी योग्यताओं के अनुसार इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जन्मजात ही आपको आएगी है। पेंसिल पेपर परीक्षण की कोई बात नहीं की गई है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तो वो तो आप रट्टा लगा रहे हो, जो अध्ययन कर रहे हो वो तो रट्टा है, वो उससे थोड़ी बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग इन दोनों का कर सकते हैं वो भी अभी हम जान लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन होता क्या है। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लो। वैसे मैंने जो है आकलन और मूल्यांकन वाले चैप्टर में जो है मैंने आपको अच्छे से जो है मतलब मैंने ये दोनों पॉइंट जो है अच्छे से करा रखे हैं आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन इसमें नाम में ही दे रखा है, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है और अगर उसको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ वो गलत कर रहा है, तो उसी टाइम उसका जो है क्या करो, उसका जो है आप उसी टाइम सॉल्यूशन कर दो, उसी टाइम उसको बताओ, उसी टाइम उसका निदान उपचार करो। यानी निदान करके जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान करो, फिर उसका उपचार करो। और दूसरे वाले में क्या है, सीखने का मूल्यांकन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सीखने का, जो बच्चे ने सीख लिया है उसका मूल्यांकन। इसमें आप जो है बच्चे को ग्रेड दोगे, नंबर दोगे, पास करोगे, फेल करोगे, लेवल करोगे। जैसे कि एंट्रम एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, बेसिकली ये जो है आपका जो है इसको हम योगात्मक मूल्यांकन और इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में जो भी बच्चे की दिक्कत है तुरंत शिक्षक के द्वारा जो उसको दूर किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का उसको ग्रेड या कैटेगराइज या लेबल नहीं किया जाता है। लेकिन जो ये आपका योगात्मक समेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, इसमें जो है आपको जो है ग्रेड दिया जाता है, पास फेल, और ये आपके लिए जीवन भर के लिए हो जाता है। अगर आप 10वीं में 40% मार्क्स लाओगे तो वो आपके जीवन भर के लिए वो 40% ही मार्क्स लेंगे, उसमें आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। लेकिन सीखने के लिए मूल्यांकन में सुधार की संभावना होती है। चलो अब हम जो है आंसर देख लेते हैं। आंसर कौन सा है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों में से कोई एक आंसर है। देख लेते हैं पहला क्या है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। हाँ भाई हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए। देखो ये ऑप्शन तब होता जब ये जो है ना ये योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता, इसके लिए तो ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है। लेकिन दोनों का हमें मिला के बताना है ना, तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो दोनों तो नहीं आएगा, ये तो इसमें आएगा। और सीखने का मूल्यांकन में तो सीधा आप स्कोर देते हो बच्चे को, सीधा पेश कह रहा हूँ, सीधा पास या फेल करते हो। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें जो हम रणनीति चयन करते हैं, ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें तो सेकंड वाले में हम ज़रूरतों का ध्यान रखते ही नहीं है बच्चों का, सीधा पास या फेल
जो मार्क्स आया वो उसका जो है पूरा जीवन भर के लिए हो गया, तो इसलिए जो है इसका ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आवधिक अंतराल पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, नहीं, ये भी नहीं होगा। अगेन इसी की वजह से ये भी वाला जो है कट रहा है। उसके बाद है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने, यानी कि लर्निंग गैप्स को भरने। लर्निंग गैप्स को भरने के लिए ये वाला जब होता जब केवल ये वाला होता, इसमें भी ये वाले में नहीं होता। यानी कि सीखने का मूल्यांकन में जो हम किसी प्रकार के सुधार नहीं करते हैं, जो है वो बच्चे जितने बच्चे ने जो है मतलब मार्क्स लाए वो उसका फिक्स हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। दोनों पॉइंट को अगर हम सही से देखें ना तो इसका ये होगा कि हम बच्चे की जो है प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए पहले वाले में भी हम जानते हैं और दूसरे वाले में भी हम जानते हैं। उसके बाद इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है पार्ट 4 आएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पता होना चाहिए। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सतत, यानी कि सतत का मतलब होता है लगातार या हर दिन हर समय। व्यापक यानी कि समग्र रूप से मूल्यांकन, यानी कि बच्चे का जो हमें मूल्यांकन करना है वो हमें लगातार समग्र रूप से बच्चे के हर पक्ष को और हर पक्ष को व्यापक तौर पे जो उनका मूल्यांकन करना है। इसमें पूछा नहीं है, ये ऑप्शन है, देख लेते हैं। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये तो है भाई, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन ये इसमें पूछा नहीं है ना, मतलब जो गलत है वो बताना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है भाई। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल। यह बच्चों को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, तो यही इसका गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें बच्चे को जो है कभी भी लेवल नहीं करना, स्लो, पुअर, इंटेलिजेंस ऐसा करके हमें कुछ नहीं करना। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 4th आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।